वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी को गुड इवनिंग इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कराने वाले हैं। यहाँ पर सटीक आंसर बायोलॉजी का है यहाँ पर क्लास 10 के लिए। यहाँ पर यूपी बोर्ड एग्जाम आप लोग किसी भी बोर्ड से यहाँ पर क्लास 10 बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पर उसी प्रश्न को यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले यहाँ पर पॉइंट पॉइंट सटीक आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करें बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ बात करते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले यहाँ पर। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कराने वाले हैं यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, और जिसको जरूरत समझना कमेंट कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो अध्याय 1 है यहाँ पर जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे पॉइंट पॉइंट सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर जीवन की आवश्यक प्रक्रियाएं कौन कौन सी, यहाँ पर जीवन की जो आवश्यक है यहाँ पर प्रक्रियाएं कौन कौन सी, यहाँ बात कर लेते हैं। पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। कौन कौन सी यहाँ पर जीवन की जो आवश्यक प्रक्रियाएं यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। यहाँ पे 4 पॉइंट है यहाँ पर। अब इन सब पॉइंटों को हम विस्तार रूप से देखते हैं। यहाँ पर पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की परिभाषाएं पॉइंट पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले हेडिंग बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोषण, न्यूट्रिशन, यहाँ बात करें इसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पोषण के लिए पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन अपने शरीर के लिए ऊर्जा विकास हेतु भोजन प्राप्त करता है। यहाँ इसकी दोबारा परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा विकास हेतु भोजन प्राप्त करता है। मतलब कोई जीव अपने शरीर के विकास के लिए यहाँ पर ऊर्जा और विकास हेतु के लिए ऊर्जा यहाँ भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पर पोषण में बताया गया है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर स्वपोषी पोषण होता है और परपोषी पोषण होता है। बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्वपोषी जो पोषण होता है वो क्या होते हैं। यहाँ पर पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। जो पौधे होते हैं ना, जो अपना भोजन तैयार करते हैं, किसके द्वारा बनाते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो परपोषी पोषण होते हैं जीव अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जो परपोषी होता है क्या होते हैं, जीव अन्य जीव पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अगले पॉइंट करते हैं श्वसन की परिभाषा क्या है। यहाँ पर श्वसन के लिए श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटन होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक बार इसे दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटन होता है। क्या होता है, विघटन मतलब टूटता है। यहाँ पर जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ इसके प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर प्रकार के एरोबिक श्वसन, इसमें क्या होता है, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा का उत्पादन। एरोबिक श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा का उत्पादन। एनारोबिक श्वसन में क्या होता है, यहाँ पर एनारोबिक श्वसन में ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा का उत्पादन। ऑक्सीजन के बिना भी क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। एरोबिक श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा का उत्पादन होता है। एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं परिवहन क्या होता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण तत्व, गैसें, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित किए जाते हैं।
परिवहन क्या होता है? परिवहन वह प्रक्रिया है, परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व, गैसें, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में स्थानांतरित किए जाते हैं। ये क्या है? परिवहन की परिभाषा। अब साथ में उसका उदाहरण भी देखते हैं यहाँ पर, परिवहन का उदाहरण। पौधे में पहले देखते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण, जल और खनिज। पौधे में जल और खनिज जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना। पौधे में जल और खनिज जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना। जो पौधे में होता है, जो जल खनिज पहुंचते हैं, किसके द्वारा पहुंचते हैं? जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना। मनुष्यों में रक्त के माध्यम से खनिज और पोषक तत्वों का वितरण। मनुष्य में रक्त के माध्यम से, ये जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण होता है। यहाँ पर रक्त के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है और पोषक तत्वों का भी क्या होता है? परिवहन होता है। उत्सर्जन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। उत्सर्जन, इसकी परिभाषा देखते हैं यहाँ पर। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपने भीतर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इस उत्सर्जन परिभाषा क्या है? उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अपने भीतर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। अब यहाँ उत्सर्जन के अंग को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्सर्जन के अंग, उत्सर्जन कौन कौन से अंग है? यहाँ पर मनुष्यों में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मनुष्यों में यहाँ पर उत्सर्जन अंग कौन से? गुर्दा, त्वचा, फेफड़े। मनुष्यों में कौन कौन से यहाँ पर उत्सर्जन अंग? गुर्दे, त्वचा, फेफड़े। पौधों में क्या है यहाँ पर? गोद, रेजिन, वाष्प उत्सर्जन है। यहाँ पर पौधों में क्या है? यहाँ पर गोद, रेजिन और वाष्प उत्सर्जन है। अब बात कर लेते हैं पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कच्चा माल के रूप में क्या यूज करते हैं? यहाँ पर कच्चा माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रोसेस होता है, यहाँ पर कच्चा माल के रूप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पत्तियों द्वारा ग्रहण करते हैं यहाँ पर। और ये क्या करते हैं? यहाँ पर जल क्या होता है? जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं। उत्पाद क्या होता है? यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। उत्पाद कच्चा माल के रूप में यूज करेंगे यहाँ पे इसको। उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। स्थल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। स्थल का ये कहाँ बनते हैं? यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं। यहाँ पर श्वसन के प्रकार कौन कौन से? अभी हमने ऊपर कराया था, एरोबिक श्वसन, एनारोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन में क्या बताया गया? यहाँ पर एरोबिक श्वसन, एनारोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन में क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग, अधिक ऊर्जा होता है। एनारोबिक श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव, कम ऊर्जा होता है। ऑक्सीजन का अभाव क्या होता है? कम ऊर्जा होता है। यहाँ पर एरोबिक श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन के उपयोग से अधिक ऊर्जा होता है। यहाँ पर यहाँ क्या अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन है, हृदय का आरेख और रक्त प्रवाह। हृदय का आरेख और रक्त प्रवाह बोर्ड एग्जाम में चित्र भी क्या है? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर हृदय का आरेख, हमने इसमें उसका चित्र ऐड नहीं कर पाए यहाँ पर। और यहाँ पर बात करते हैं हृदय का आरेख, आप सभी को जरूर बनाना होगा। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उस पर भी नंबर फिक्स रहेंगे। यहाँ पर चित्र बनाएंगे, कम लिखना पड़ेगा। हृदय का आरेख और रक्त प्रवाह, 4 कक्ष होते हैं यहाँ पर। जो कक्षक संख्या होती है यहाँ पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 आलिंद होते हैं यहाँ पर, 2 आलिंद, 2 निलय होते हैं यहाँ पर। जो 4 कक्षक होते हैं यहाँ पर 2 आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या होते हैं? दाईं ओर होते हैं यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उत्सर्जन प्रक्रिया यहाँ क्या है? उत्सर्जन प्रक्रिया मुख्य अंग कौन कौन से? यहाँ पर गुर्दे हैं। यहाँ पर इकाई कौन है? यहाँ पर नेफ्रॉन है। कार्य कौन है? अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। कार्य कौन से? यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। अगला चैप्टर है यहाँ पर नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, यहाँ पर पहली हेडिंग है यहाँ पर मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से? यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? यहाँ पर
सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं यहाँ पर मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। यहाँ बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्क कौन से यहाँ पर। प्रमस्तिष्क सोच और स्मरण होता है यहाँ पर। प्रमस्तिष्क में क्या बताया गया यहाँ पर, सोच और स्मरण को बताया गया यहाँ पर। मध्य मस्तिष्क में क्या बताया गया यहाँ पर, नेत्र और कान का नियंत्रण। मध्य मस्तिष्क में क्या बताया गया, नेत्र और कान पर नियंत्रण। अनुमस्तिष्क में क्या बताया, संतुलन और समन्वय के बारे में बताया गया यहाँ पर अनुमस्तिष्क में। रिफ्लेक्स क्रिया यहाँ क्या है, रिफ्लेक्स क्रिया त्वरित और अनवैच्छिक क्रिया होती है। त्वरित और अनवैच्छिक क्रिया होती है यहाँ पर। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटाना। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटाना, ये क्या होता है, जैसे त्वरित कोई चीज़ क्या होता है, हम जैसे छूते हैं यहाँ पर क्या होता है, जल रहा है, वो अचानक क्या होता है, तुरंत इंडिकेट करता है, तुरंत वहाँ से हाथ हटाओ। मतलब वहाँ तुरंत क्या होगा, हाथ हट जाएगा वहाँ पर। वहाँ त्वरित अनवैच्छिक घटा, मतलब वहाँ जो हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ से क्या होगा, हाथ तुरंत हटाएगा वहाँ से वो। पौधों में हार्मोन, पौधे में हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, जो हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। ऑक्सिन क्या होता है यहाँ पर, वृद्धि होता है यहाँ पर। जिब्रेलिन्स क्या होता है, अंकुरण होता है। एथिलीन्स क्या होता है, फल पकाना होता है यहाँ पर। जो हार्मोन यहाँ पर ऑक्सिन क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, पौधे में वृद्धि देखने को मिलती है यहाँ पर। जिब्रेलिन्स क्या होता है, अंकुरण होता है। एथिलीन्स क्या होता है, फल का पकाना होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एड्रेनलिन और इंसुलिन के कार्य क्या है यहाँ पर। एड्रेनलिन, यहाँ देखो, शरीर को तनाव के लिए तैयार करना, शरीर को तनाव के लिए तैयार करना। एड्रेनालिन क्या हमें करता है यहाँ पर, शरीर को तनाव के लिए क्या करता है, तैयार करता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। रासायनिक समन्वय क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के माध्यम से, हार्मोन के माध्यम से अंगों का नियंत्रण। हार्मोन के माध्यम से क्या है, अंगों का नियंत्रण। तीसरा जो चैप्टर है यहाँ पर, जनन। जनन यहाँ क्या है, हम जनन के प्रकार देखते हैं यहाँ पर। जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या बताया गया यहाँ पर, एक ही जनक क्लोन। यहाँ लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक, यहाँ विविधता होती है यहाँ पर। मानव जनन तंत्र में क्या बताया गया यहाँ पर, मानव जनन तंत्र में पुरुष में क्या होता है, अंडकोश होता है। पुरुष में क्या होता है, अंडकोश होता है, शुक्रवाहिनी लिंग होता है यहाँ पर। पुरुष मानव जनन तंत्र में क्या होता है यहाँ पर, जन तंत्र में पुरुष में क्या होता है, अंडकोश होता है, अंड शुक्रवाहिनी होता है लिंग में। और यहाँ क्या होता है, महिला में क्या होता है, अंडाशय होता है यहाँ पर, फ्लूपियन ट्यूब गर्भाशय होता है यहाँ पर। महिला में क्या होता है, अंडाशय, फ्लूपियन ट्यूब, क्या होता है, गर्भाशय होता है यहाँ पर। पौधों में लैंगिक जनन कौन सा यहाँ पर, लैंगिक जनन परागकण होता है, निषेचन होता है। परागकण में क्या होता है, स्वपरागकण होता है, अपर परागकण होता है यहाँ पर। अब अगला हेडिंग है यहाँ पर, भ्रूण कोश। भ्रूण विकास को देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो भ्रूण का विकास है यहाँ पर, इसको देख लेते कैसे होता है यहाँ पर। जाइगोट, इसमें क्या होता है, भ्रूण होता है, फिर एक क्या होता है, गर्भ होता है यहाँ पर। स्थल क्या होता है, गर्भाशय में होता है। पहले जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर गर्भ बनेगा यहाँ पर। ये तीन स्टेप है यहाँ पर, जाइगोट, फिर भ्रूण, फिर क्या होगा, गर्भाशय, गर्भ होगा यहाँ पर। परिवार नियोजन के उपाय कौन कौन से यहाँ पर, परिवार नियोजन के उपाय। परिवार नियोजन के उपाय कौन कौन से यहाँ पर, कॉन्डोम है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, नसबंदी है। परिवार नियोजन के उपाय में यहाँ क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं यहाँ पर। कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, नसबंदी से नियंत्रित कर सकते हैं परिवार नियोजन को। अगला जो चैप्टर है यहाँ पर, अनुवांशिकी और जैव विकास। अनुवांशिकी और जैव विकास के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम कौन कौन से यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। वांछानुगत लक्षण पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं। वांछानुगत लक्षण पीढ़ियों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं यहाँ पर। उदाहरण में यहाँ बात कर लेते हैं हम, मटर के पौधे पर प्रयोग। यहाँ पर मेंडल ने क्या बताया था, मटर के पौधे पर क्या किए थे, यहाँ पर प्रयोग किए गए थे यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया यहाँ पर। सविकास यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। सविकास क्या है यहाँ पर, जीव और पर्यावरण का परस्पर विकास। जीव और पर्यावरण का परस्पर विकास, उदाहरण में देख लेते हैं यहाँ पर। परागण में कीड़े और फूल का यहाँ पर अध्ययन किया गया यहाँ पर।
लिंग निर्धारण यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। लिंग निर्धारण, पुरुष के गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्स या वाई द्वारा तय होते हैं यहाँ पर। पुरुष के गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्स या वाई के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है यहाँ पर। प्राकृतिक चयन कौन से होते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक चयन जीवों में अनुकूलन और टिकाऊ होना, जीवों का अनुकूलन और टिकाऊ होना। उदाहरण के लिए बात करते हैं, काली और सफेद पतंग, काली और सफेद पतंग। अगला है यहाँ पर हेडिंग है यहाँ पर, वंशगत अधिग्रहित लक्षण, यहाँ इसको देख लेते हैं यहाँ पर। वंशगत यहाँ पर डीएनए पर आधारित होता है यहाँ पर। अधिग्रहित क्या होता है, जीवन के दौरान सीखे गए, यहाँ पर जीवन के दौरान सीखे गए यहाँ पर अधिग्रहित में बताया गया यहाँ पर। अगली हेडिंग है यहाँ पर, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से यहाँ पर, जैविक अजैविक, कौन कौन से घटक यहाँ पर पर्यावरण में बताया गया, जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या बताया गया यहाँ पर, पौधे और जानवर के बारे में बताया गया। अजैविक घटक में क्या बताया गया, मिट्टी और पानी के बारे में बताया गया यहाँ पर। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में कौन कौन बताया गया यहाँ पर, जैविक में क्या बताया गया, पौधे और जानवर के बारे में बताया गया। अजैविक में मिट्टी और पानी के बारे में बताया गया यहाँ पर। खाद्य श्रृंखलाएं यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर, खाद्य श्रृंखलाएं, उत्पादक में क्या होगा यहाँ पर, उपभोक्ता, उसके बाद क्या होगा, अपघटक हो गया यहाँ पर। उत्पादक के बाद क्या हम क्या आएगा, फिर उपभोक्ता, उसके बाद क्या आएगा, अपघटक हो गया यहाँ पर। जैव और अजैव क्षारीय पदार्थ यहाँ पर, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। जैव और अजैव में, जैव यहाँ पर क्या होता है, कचरा, पौधे के अवशेष। जैव में क्या बताया गया यहाँ पर, कचरा, पौधों के अवशेष। अजैव के बारे में क्या बताया गया यहाँ पर, प्लास्टिक, धातु बताया गया यहाँ पर, प्लास्टिक, धातु। ओजोन परत के क्या यहाँ क्षरण, यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण यहाँ पर। कारण और प्रभाव के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। CFC, CFC ये क्या होता है यहाँ पर, इसके यहाँ पर कारण क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर। CFC के यहाँ इसका पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है यहाँ पर, ये गैस है यहाँ पर। और इसके प्रभाव क्या होता है, त्वचा पर कैंसर होता है यहाँ पर। ये किसके होते हैं, परावैंगनिक किरणों के कारण होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं पर्यावरण संक्षारण, पर्यावरण संक्षारण यहाँ क्या होता है, ये क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं यहाँ पर, जो पर्यावरण संक्षारण यहाँ पर दिया गया है। रीड्यूस यहाँ पर होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस इसमें बताया गया यहाँ पर पर्यावरण संक्षारण में। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, यहाँ से भी 5 नंबर बनते हैं यहाँ पर प्रश्न। वन और वन जीव संरक्षण, वन और वन जीव संरक्षण यहाँ पर। पौधारोपण, पौधारोपण में क्या बताया गया यहाँ पर, अवैध कटाई रोकना। पौधारोपण में क्या बताया गया यहाँ पर, अवैध कटाई को रोकना। जल संरक्षण क्या है यहाँ पर, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन यहाँ बताया गया यहाँ पर। ऊर्जा संसाधन में क्या बताया गया यहाँ पर, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन बताया गया यहाँ पर। सीमित उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, सीमित उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया गया यहाँ पर। चिपको आंदोलन में क्या बताया गया यहाँ पर, चिपको आंदोलन, वृक्षों की रक्षा के लिए आंदोलन, वृक्षों की रक्षा के लिए आंदोलन के बारे में बताया गया यहाँ पर। सतत विकास में देख लेते हैं यहाँ पर, सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जिम्मेदारी से उपयोग, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जिम्मेदारी से उपयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया यहाँ पर। महत्वपूर्ण आरेख यहाँ बताया गया यहाँ पर, इसको आप लोग सभी का कहना चित्र बनाना है यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। मनुष्य का हृदय बनाना है यहाँ पर चित्र, उसका नामकरण। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अपना कंफर्म करने, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्या करना, मानव हृदय बनाना, उसका चित्र का नामकरण, उसके बारे में यहाँ पर जानना है यहाँ पर। और यहाँ मानव मस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क के बारे में। यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, इसको भी क्या करना, कंप्लीट करना है यहाँ पर। तीसरी हेडिंग यहाँ पर मानव जनन तंत्र, यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए, ये भी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। डीएनए संरचना, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। खाद्य श्रृंखला और जाल, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ बात कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। बायोलॉजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर। मानव जनन प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, मानव जनन प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है यहाँ पर। इसके उत्तर क्या है यहाँ पर, मानव जनन प्रणाली मुख्यतः 2 प्रकार की होती है यहाँ पर, पुरुष जनन प्रणाली और महिला जनन प्रणाली। यहाँ पर दिया गया यहाँ पर मानव जनन प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है यहाँ पर। मानव जनन जो प्रणाली होती है यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, पुरुष जनन प्रणाली और महिला जनन प्रणाली। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर,
पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा यहाँ पर? पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा यहाँ पर? उत्तर में क्या बताया गया यहाँ पर? पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग अंडकोश है, जो शुक्राणु और हार्मोन्स का निर्माण करता है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर, हार्मोन का नाम है यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग है कौन सा? यहाँ पर अंडाशय। महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा? यहाँ पर अंडाशय, जो अंडाणु और हार्मोन, कौन सा हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पर? जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। यहाँ पर महिला जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग है कौन सा? यहाँ पर अंडाशय, जो यहाँ पर अंडाणु और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर, निषेचन कहाँ होता है? अगली जो हेडिंग यहाँ बताया गया यहाँ पर, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ पर इसके उत्तर के रूप में बताया गया यहाँ पर, निषेचन महिला के फ्लोपियन ट्यूब में होता है। जो निषेचन होता है कहाँ पर होता है? निषेचन महिला के फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगला हमारा हेडिंग है यहाँ पर, गर्भधारण प्रक्रिया में कौन सा अंग भ्रूण का विकास करता है? गर्भधारण प्रक्रिया में कौन सा अंग भ्रूण का विकास करता है? यहाँ बताया गया यहाँ उत्तर में, भ्रूण का विकास महिला के गर्भाशय में होता है। जो भ्रूण का विकास होता है क्या होता है? गर्भाशय में होता है। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? इसके यहाँ पर इसका जो उत्तर हो गया यहाँ पर, निषेचित अंडाणु को जाइगोट कहा जाता है। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यहाँ इसका उत्तर यहाँ पर, महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण ओजेनीसियस प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पर? महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण ओजेनीसियस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से कौन सा क्रोमोसोमल गुणसूत्र तय करता है? गुणसूत्र और अंडाणु के मिलन से कौन सा क्रोमोसोमल गुणसूत्र तय करता है? शुक्राणु अंडाणु के मिलन से बच्चे का लिंग तय होता है। पुरुष का X और Y क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है। यहाँ बात कर लेते हैं, प्रजनन हार्मोन कौन से हैं यहाँ पर? प्रजनन हार्मोन कौन से यहाँ पर? पुरुष में कौन से यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर पुरुष में। महिला में कौन से यहाँ पर? महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है यहाँ पर। महिला में कौन से होते हैं यहाँ पर? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसके प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, मासिक धर्मचक्र की अवधि कितनी होती है? मासिक धर्मचक्र की अवधि कितनी होती है? आप सभी को राइटिंग से बताना है यहाँ पर। सामान्यतः मासिक धर्मचक्र 28 दिन का होता है। सामान्य मासिक धर्म का चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 दिनों के बीच हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भ्रूण के विकास के कौन कौन से चरण होते हैं? भ्रूण के विकास के कौन कौन से चरण होते हैं यहाँ पर? भ्रूण का विकास के मुख्य 4 चरण होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? जाइगोट होता है, प्लास्टोसिस्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ भ्रूण होता है, गर्भ होता है यहाँ पर। कौन कौन से यहाँ पर? यहाँ पर इसके मुख्य चरण होता है, जाइगोट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है यहाँ पर, भ्रूण होता है, गर्भ होता है यहाँ पर। इसके 4 पार्ट है यहाँ पर। गर्भ अवस्था की समान अवधि कितनी होती है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, गर्भ अवस्था की समान अवधि कितनी होती है? यहाँ इसके उत्तर रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर गर्भ अवस्था की समान अवधि लगभग 9 महीने 40 सप्ताह की होती है। यहाँ पर गर्भ अवस्था की जो समान अवधि लगभग 9 महीने और यहाँ क्या बताया गया, 40 सप्ताह की होती है यहाँ पर। अगला हमारा जो प्रश्न यहाँ पर, शुक्राणु के अंडाणु तक पहुँचने में कितना समय लगता है? शुक्राणु के अंडाणु तक पहुँचने में कितना समय लगता है? शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने में लगभग 12 से 24 घंटे का समय लगता है। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने में कितना समय लगता है? लगभग 12 से 24 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर,
पुरुष और महिला के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पुरुष और महिला के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ बताया गया पुरुष और महिला के दोनों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं यहाँ पर। पुरुष और महिला के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुष और महिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। और कितने जोड़े होते हैं यहाँ पर? 23 जोड़े होते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जन्म नियंत्रण के सामान्य उपाय क्या हैं? जन्म नियंत्रण के सामान्य उपाय क्या हैं? उत्तर यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियां हैं, यहाँ पर कॉन्डोम है, और यहाँ पर इंस्टा यूटेरिन डिवाइस है, यहाँ पर इंस्टा यूटेरिन डिवाइस है यहाँ पर, और नसबंदी है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्राकृतिक तरीके जैसे सुरक्षित दिन के बारे में बताया गया यहाँ पर। अब हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर क्लास 10 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं यहाँ पर। क्लास 10th बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने चले यहाँ पर बायोलॉजी के लिए। पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर फ्लोएम है, ऑप्शन नंबर बी जाइलम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है एपीडीम है, ऑप्शन नंबर डी पेरिसाइकिल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर जाइलम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यहाँ पर जाइलम इसका राइट आंसर है यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। जाइलम पौधे में जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम पौधों में जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम भोजन सुक्रोज का परिवहन करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर विटामिन बी है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर विटामिन के। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर है विटामिन के। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें रक्तस्राव को रोका जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर, वाटसन और क्रिक है, ऑप्शन बी मेंडल है, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। डीएनए के द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर है वाटसन और क्रिक, इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। और साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। जेम्स वाटसन और यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की यहाँ पर द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जहाँ पर जो आनुवांशिक जानकारी के भंडारण और यहाँ पर हस्तांतरण को समझने का में क्या होता है? महत्वपूर्ण था यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जल रोम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है एस्टोमेटा है, ऑप्शन नंबर सी जाइलम है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। एस्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। साथ में हम इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं यहाँ पर, जिनमें माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं यहाँ पर। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्विओलस, हार्मोन्स। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्विओलस, हार्मोन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। साथ में यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई यहाँ पर जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? चार ऑप्शन देगा यहाँ पर एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। चार ऑप्शन देगा मैं। कौन सा हार्मोन रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इंसुलिन, इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन जो रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? यहाँ पर चार ऑप्शन देगा मक्का, मटर, गेहूं, सूरजमुखी। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर मक्का है, मटर है, पौधे यहाँ पर है मक्का, मटर, गेहूं, सूरजमुखी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया यहाँ पर मटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया यहाँ पर मटर। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किए जिससे वंशागत के नियम से स्थापित हुए। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस रंग प्रकाश किरणों द्वारा संचालित होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस रंग के प्रकाश किरणों द्वारा संचालित होती है? हरी, नीली और लाल, पीली, बैंगनी। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस रंग में प्रकाश किरणों को द्वारा संचालित होती है? यहाँ चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर। हरी है, नीला और लाल है, पीली है, बैंगनी है। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है यहाँ पर। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नीली और लाल। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल नीली और लाल रंग की प्रकाश किरणों को अधिक प्रभावी रूप से अवशोषित करता है। यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल होती है ना, उसमें क्या होता है? नीली और लाल रंग की प्रकाश किरणों को अधिक प्रभावी रूप से अवशोषित करता है जिसमें भोजन का निर्माण होता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑटोमोस, यक्स और वाई गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर जो यहाँ पर गुणसूत्र यहाँ पर यक्स और वाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण द्वारा नियंत्रित करते हैं यहाँ पर किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? यहाँ पर यक्स और वाई। ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर यक्स और वाई गुणसूत्र से। यहाँ इसकी व्याख्या में क्या बताया? मनुष्य में लिंग निर्धारण भी क्या है? इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर हृदय का आरेख हमने इसमें उसका चित्र ऐड नहीं कर पाए यहाँ पर। और यहाँ पर बात करते हैं हृदय का आरेख। आप सभी को जरूर बनाना होगा। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उस पर भी नंबर फिक्स रहेंगे। यहाँ पर चित्र बनाएंगे, कम लिखना पड़ेगा। हृदय का आरेख और रक्त प्रवाह। चार कक्ष होते हैं यहाँ पर। जो कक्षक संख्या होती है यहाँ पर कितने होते हैं? चार होते हैं। दो आलिंद होते हैं यहाँ पर, दो आलिंद, दो निलय होते हैं यहाँ पर। जो चार कक्षक होते हैं यहाँ पर दो आलिंद होते हैं, दो क्या होते हैं? निलय होते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या होते हैं? दाईं ओर होते हैं यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उत्सर्जन प्रक्रिया यहाँ क्या है? उत्सर्जन प्रक्रिया मुख्य अंग कौन कौन से? यहाँ पर गुर्दे हैं। यहाँ पर इकाई कौन है? यहाँ पर नेफ्रॉन है। कार्य कौन है? अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। कार्य कौन से? यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। अगला चैप्टर है यहाँ पर नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय। यहाँ पर पहली हेडिंग है यहाँ पर मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से? यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? यहाँ पर
सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं यहाँ पर मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। यहाँ बात करते हैं प्रमस्तिष्क कौन से यहाँ पर। प्रमस्तिष्क सोच और स्मरण होता है यहाँ पर। प्रमस्तिष्क में क्या बताया गया यहाँ पर, सोच और स्मरण को बताया गया यहाँ पर। मध्य मस्तिष्क में क्या बताया गया यहाँ पर, नेत्र और कान का नियंत्रण। मध्य मस्तिष्क में क्या बताया गया, नेत्र और कान पर नियंत्रण। अनुमस्तिष्क में क्या बताया गया, संतुलन और समन्वय के बारे में बताया गया यहाँ पर अनुमस्तिष्क में। रिफ्लेक्स क्रिया यहाँ क्या है, रिफ्लेक्स क्रिया त्वरित और अनवैच्छिक क्रिया होती है। त्वरित और अनवैच्छिक क्रिया होती है यहाँ पर। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटाना। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटाना, ये क्या होता है, जैसे त्वरित कोई चीज क्या होता है, हम जैसे छूते हैं यहाँ पर क्या होता है, जल रहा है, वो अचानक क्या होता है, तुरंत इंडिकेट करता है, तुरंत वहां से हाथ हटाओ। मतलब वहां तुरंत क्या होगा, हाथ हट जाएगा वहां पर। वहां त्वरित अनवैच्छिक घटा, मतलब वहां जो हो रहा है वहां पर, वहां से क्या होगा, हाथ तुरंत हटाएगा वहां से वो। पौधों में हार्मोन, पौधे में हार्मोन। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है, जो हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। ऑक्सिन क्या होता है यहाँ पर, वृद्धि होता है यहाँ पर। जिब्रेलिन्स क्या होता है, अंकुरण होता है। एथिलीन्स क्या होता है, फल पकाना होता है यहाँ पर। जो हार्मोन यहाँ पर, ऑक्सिन क्या होता है यहाँ पर, वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, पौधे में वृद्धि देखने को मिलती है यहाँ पर। जिब्रेलिन्स क्या होता है, अंकुरण होता है। एथिलीन्स क्या होता है, फल का पकाना होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एड्रेनलिन और इंसुलिन के कार्य क्या है यहाँ पर। एड्रेनलिन, यहाँ देखो, शरीर को तनाव के लिए तैयार करना, शरीर को तनाव के लिए तैयार करना। एड्रेनालिन क्या हमें करता है यहाँ पर, शरीर को तनाव के लिए क्या करता है, तैयार करता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। रासायनिक समन्वय क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। रासायनिक समन्वय, हार्मोन्स के माध्यम से हार्मोन के माध्यम से अंगों का नियंत्रण। हार्मोन के माध्यम से क्या है, अंगों का नियंत्रण। तीसरा जो चैप्टर है यहाँ पर, जनन। जनन यहाँ क्या है, हम जनन के प्रकार देखते हैं यहाँ पर। जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या बताया गया यहाँ पर, एक ही जनक, क्लोन। यहाँ लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक, यहाँ विविधता होती है यहाँ पर। मानव जनन तंत्र में क्या बताया गया यहाँ पर, मानव जनन तंत्र में पुरुष में क्या होता है, अंडकोश होता है। पुरुष में क्या होता है, अंडकोश होता है, शुक्रवाहिनी लिंग होता है यहाँ पर। पुरुष मानव जनन तंत्र में क्या होता है यहाँ पर, जन तंत्र में पुरुष में क्या होता है, अंडकोश होता है, अंड शुक्रवाहिनी होता है लिंग में। और यहाँ क्या होता है, महिला में क्या होता है, अंडाशय होता है यहाँ पर, फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय होता है यहाँ पर। महिला में क्या होता है, अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब, क्या होता है, गर्भाशय होता है यहाँ पर। पौधों में लैंगिक जनन कौन सा यहाँ पर, लैंगिक जनन। परागकण होता है, निषेचन होता है। परागकण में क्या होता है, स्वपरागकण होता है और परपरागण होता है यहाँ पर। अब अगला हेडिंग है यहाँ पर, भ्रूण कोश, भ्रूण विकास को देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो भ्रूण का विकास है यहाँ पर, इसको देख लेते कैसे होता है यहाँ पर। जाइगोट, इसमें क्या होता है, भ्रूण होता है, फिर ये क्या होता है, गर्भ होता है यहाँ पर। स्थल क्या होता है, गर्भाशय में होता है। पहले जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर गर्भ बनेगा यहाँ पर। ये 3 स्टेप है यहाँ पर, जाइगोट, फिर भ्रूण, फिर क्या होगा, गर्भाशय, गर्भ होगा यहाँ पर। परिवार नियोजन के उपाय कौन कौन से यहाँ पर, परिवार नियोजन के उपाय। परिवार नियोजन के उपाय कौन कौन से यहाँ पर, कॉन्डोम है, गर्भ निरोधक गोलियां है, नसबंदी है। परिवार नियोजन के उपाय में यहाँ क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं यहाँ पर। कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, नसबंदी से नियंत्रित कर सकते हैं परिवार नियोजन को। अगला जो चैप्टर है यहाँ पर, अनुवांशिकी और जैव विकास। अनुवांशिकी और जैव विकास के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम कौन कौन से यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। वंशानुगत लक्षण पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं। वंशानुगत लक्षण पीढ़ियों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं यहाँ पर। उदाहरण में यहाँ बात कर लेते हैं हम, मटर के पौधे पर प्रयोग। यहाँ पर मेंडल ने क्या बताया था, मटर के पौधे पर क्या किए थे, यहाँ पर प्रयोग किए गए थे यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर सविकास, यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। सविकास क्या है यहाँ पर, जीव और पर्यावरण का परस्पर विकास। जीव और पर्यावरण का परस्पर विकास, उदाहरण में देख लेते हैं यहाँ पर। परागण में कीड़े और फूल का यहाँ पर अध्ययन किया गया यहाँ पर।
लिंग निर्धारण यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर लिंग निर्धारण, पुरुष के गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्स या वाई द्वारा तय होते हैं। यहाँ पर पुरुष के गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्स या वाई के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ पर प्राकृतिक चयन कौन से होते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक चयन, जीवों में अनुकूलन और टिकाऊ होना, जीवों का अनुकूलन और टिकाऊ होना। उदाहरण के लिए बात करते हैं, काली और सफेद पतंग, काली और सफेद पतंग। अगला है यहाँ पे हेडिंग है यहाँ पर वंशगत अधिग्रहित लक्षण, यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वंशगत यहाँ पर डीएनए पर आधारित होता है। यहाँ पर अधिग्रहित क्या होता है, जीवन के दौरान सीखे गए, यहाँ पर जीवन के दौरान सीखे गए, यहाँ पर अधिग्रहित में बताया गया। यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से, यहाँ पर जैविक अजैविक, कौन कौन से घटक यहाँ पर पर्यावरण में बताया गया, जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या बताया गया, यहाँ पर पौधे और जानवर के बारे में बताया गया। अजैविक घटक में क्या बताया गया, मिट्टी और पानी के बारे में बताया गया। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में कौन कौन बताया गया, यहाँ पर जैविक में क्या बताया गया, पौधे और जानवर के बारे में बताया गया। अजैविक में मिट्टी और पानी के बारे में बताया गया। यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं, उत्पादक में क्या हो गया, यहाँ पर उपभोक्ता, उसके बाद क्या होगा, अपघटक हो गया। यहाँ पर उत्पादक के बाद क्या हम क्या आएगा, फिर उपभोक्ता, उसके बाद क्या आएगा, अपघटक हो गया। यहाँ पर जैव और अजैव क्षारीय पदार्थ, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैव और अजैव में, जैव यहाँ क्या होता है, कचरा, पौधे के अवशेष। जैव में क्या बताया गया, यहाँ पर कचरा, पौधों के अवशेष। अजैव के बारे में क्या बताया गया, यहाँ पर प्लास्टिक, धातु बताया गया। यहाँ पर प्लास्टिक, धातु। ओजोन परत के क्या है यहाँ क्षरण, यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण। यहाँ पर कारण और प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर CFC, CFC ये क्या होता है, यहाँ पर इसके यहाँ पर कारण क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर CFC के यहाँ इसका पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यहाँ पर ये गैस है यहाँ पर, और इसके प्रभाव क्या होता है, त्वचा पर कैंसर होता है। यहाँ पर ये किसके होते हैं, परावैंगनिक किरणों के कारण होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं पर्यावरण संक्षारण, पर्यावरण संक्षारण यहाँ क्या होता है, ये क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं यहाँ पर, जो पर्यावरण संक्षारण यहाँ पर दिया गया है। रीड्यूज यहाँ पर होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस इसमें बताया गया यहाँ पर पर्यावरण संक्षारण में। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर यहाँ से भी 5 नंबर बनते हैं यहाँ पर प्रश्न। वन और वन जीव संरक्षण, वन और वन जीव संरक्षण, यहाँ पर पौधारोपण, पौधारोपण में क्या बताया गया, यहाँ पर अवैध कटाई रोकना, पौधारोपण में क्या बताया गया, यहाँ पर अवैध कटाई को रोकना। जल संरक्षण क्या है, यहाँ पर जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन यहाँ बताया गया। यहाँ पर ऊर्जा संसाधन में क्या बताया गया, यहाँ पर ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में बताया गया यहाँ पर सीमित उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, सीमित उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया गया। यहाँ पर चिपको आंदोलन में क्या बताया गया, यहाँ पर चिपको आंदोलन, वृक्षों की रक्षा के लिए आंदोलन, वृक्षों की रक्षा के लिए आंदोलन के बारे में बताया गया। यहाँ पर सतत विकास में देख लेते हैं। यहाँ पर सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जिम्मेदारी से उपयोग, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जिम्मेदारी से उपयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर महत्वपूर्ण आरेख यहाँ बताया गया। यहाँ पर इसको आप लोग सभी का कहना चित्र बनाना है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर मनुष्य का हृदय बनाना है यहाँ पर चित्र, उसका नामकरण, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अपना कंफर्म करने, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्या करना है, मानव हृदय बनाना, उसका चित्र का नामकरण, उसके बारे में यहाँ पर जानना है। यहाँ पर और यहाँ मानव मस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क के बारे में, यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, इसको भी क्या करना, कंप्लीट करना है। यहाँ पर तीसरी हेडिंग यहाँ पर मानव जनन तंत्र, यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए, ये भी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर डीएनए संरचना, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला और जाल, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर अब यहाँ बात कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर मानव जनन प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मानव जनन प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर इसके उत्तर क्या है। यहाँ पर मानव जनन प्रणाली मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर पुरुष जनन प्रणाली और महिला जनन प्रणाली यहाँ दिया गया। यहाँ पर मानव जनन प्रणाली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर मानव जनन जो प्रणाली होती है यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, पुरुष जनन प्रणाली और महिला जनन प्रणाली। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर
पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा यहाँ पर? पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा यहाँ पर? उत्तर में क्या बताया गया यहाँ पर? पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग अंडकोश है, जो शुक्राणु और हार्मोन्स का निर्माण करता है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर, हार्मोन का नाम है यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग है कौन सा? यहाँ पर अंडाशय। महिला जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा? यहाँ पर अंडाशय, जो अंडाणु और हार्मोन, कौन सा हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पर? जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। यहाँ पर महिला जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग है कौन सा? यहाँ पर अंडाशय, जो यहाँ पर अंडाणु और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर, निषेचन कहाँ होता है? अगली जो हेडिंग यहाँ बताया गया यहाँ पर, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ पे इसके उत्तर के रूप में बताया गया यहाँ पर, निषेचन महिला के फ्लोपियन ट्यूब में होता है। जो निषेचन होता है कहाँ पर होता है? निषेचन महिला के फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगला हमारा हेडिंग है यहाँ पर, गर्भधारण प्रक्रिया में कौन सा अंग भ्रूण का विकास करता है? गर्भधारण प्रक्रिया में कौन सा अंग भ्रूण का विकास करता है? यहाँ बताया गया यहाँ उत्तर में, भ्रूण का विकास महिला के गर्भाशय में होता है। जो भ्रूण का विकास होता है क्या होता है? गर्भाशय में होता है। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? इसके यहाँ इसका जो उत्तर हो गया यहाँ पर, निषेचित अंडाणु को जाइगोट कहा जाता है। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यहाँ इसका उत्तर यहाँ पर, महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण ओजेनीसियस प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पर? महिला जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण ओजेनीसियस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से कौन सा क्रोमोसोमल गुणसूत्र तय करता है? गुणसूत्र और अंडाणु के मिलन से कौन सा क्रोमोसोमल गुणसूत्र तय करता है? शुक्राणु अंडाणु के मिलन से बच्चे का लिंग तय होता है। पुरुष का एक्स और वाई क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है। यहाँ बात कर लेते हैं, प्रजनन हार्मोन कौन से है यहाँ पर? प्रजनन हार्मोन कौन से यहाँ पर? पुरुष में कौन से यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर पुरुष में। महिला में कौन से यहाँ पर? महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है यहाँ पर। महिला में कौन से होते हैं यहाँ पर? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसके प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, मासिक धर्मचक्र की अवधि कितनी होती है? मासिक धर्मचक्र की अवधि कितनी होती है? आप सभी को राइटिंग से बताना है यहाँ पर। सामान्यतः मासिक धर्मचक्र 28 दिन का होता है। सामान्य मासिक धर्म का चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 दिनों के बीच हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भ्रूण के विकास के कौन कौन से चरण होते हैं? भ्रूण के विकास के कौन कौन से चरण होते हैं यहाँ पर? भ्रूण का विकास के मुख्य 4 चरण होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? जाइगोट होता है, प्लास्टोसिस्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ भ्रूण होता है, गर्भ होता है यहाँ पर। कौन कौन से यहाँ पर? यहाँ पर इसके मुख्य चरण होता है, जाइगोट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है यहाँ पर, भ्रूण होता है, गर्भ होता है यहाँ पर। इसके 4 पार्ट है यहाँ पर। गर्भ अवस्था की समान अवधि कितनी होती है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर, यह भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, गर्भ अवस्था की समान अवधि कितनी होती है? यहाँ पर इसके उत्तर रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर गर्भ अवस्था की समान अवधि लगभग 9 महीने 40 सप्ताह की होती है। यहाँ पर गर्भ अवस्था की जो समान अवधि लगभग 9 महीने और यहाँ क्या बताया गया, 40 सप्ताह की होती है यहाँ पर। अगला हमारा जो प्रश्न यहाँ पर, शुक्राणु के अंडाणु तक पहुँचने में कितना समय लगता है? शुक्राणु के अंडाणु तक पहुँचने में कितना समय लगता है? शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने में लगभग 12 से 24 घंटे का समय लगता है। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने में कितना समय लगता है? लगभग 12 से 24 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर,
पुरुष और महिला के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुष और महिला की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ बताया गया पुरुष और महिला के दोनों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं यहाँ पर। पुरुष और महिला के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुष और महिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। और कितने जोड़े होते हैं यहाँ पर? 23 जोड़े होते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जन्म नियंत्रण के सामान्य उपाय क्या हैं? जन्म नियंत्रण के सामान्य उपाय क्या हैं? उत्तर यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियां हैं, यहाँ पर कॉन्डोम है, और यहाँ पर इंस्टा यूटेरिन डिवाइस है, यहाँ पर इंस्टा यूटेरिन डिवाइस है यहाँ पर, और नसबंदी है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्राकृतिक तरीके जैसे सुरक्षित दिन के बारे में बताया गया यहाँ पर। अब हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर क्लास 10 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं यहाँ पर। क्लास 10th बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने चले यहाँ पर बायोलॉजी के लिए। पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर फ्लोएम है, ऑप्शन नंबर बी जाइलम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है एपीडीम है, ऑप्शन नंबर डी पेरिसाइकिल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर जाइलम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर जाइलम इसका राइट आंसर यहाँ पर। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। जाइलम पौधे में जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम पौधों में जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम भोजन सुक्रोज का परिवहन करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर विटामिन के। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर विटामिन के। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें रक्तस्राव को रोका जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर वाटसन और क्रिक है, ऑप्शन बी मेंडल है, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। डीएनए के द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर है वाटसन और क्रिक इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। और साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं यहाँ पर। जेम्स वाटसन और यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की यहाँ पर द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जहाँ पर जो आनुवांशिक जानकारी के भंडारण और यहाँ पर हस्तांतरण को समझने का में क्या होता है? महत्वपूर्ण था यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जल रोम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है स्टोमेटा है, ऑप्शन नंबर सी जाइलम है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। साथ में से हम इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं यहाँ पर, जिनमें माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं यहाँ पर। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। मनुष्य में उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्विओलस, हार्मोन्स। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्विओलस, हार्मोन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। साथ में यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई यहाँ पर जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर कौन सा हार्मोन रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इंसुलिन, इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन जो रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा मक्का, मटर, गेहूं, सूरजमुखी। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर मक्का है, मटर है, पौधे यहाँ पर है मक्का, मटर, गेहूं, सूरजमुखी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया यहाँ पर मटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया यहाँ पर मटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किए जिससे वंशागत के नियम से स्थापित हुए। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस रंग प्रकाश किरणों द्वारा संचालित होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस रंग के प्रकाश किरणों द्वारा संचालित होती है? हरी, नीली और लाल, पीली, बैंगनी। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस रंग में प्रकाश किरणों को द्वारा संचालित होती है? यहाँ 4 ऑप्शन देंगे। यहाँ पर हरी है, नीला और लाल है, पीली है, बैंगनी है। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नीली और लाल। यहाँ जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी। साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल नीली और लाल रंग की प्रकाश किरणों को अधिक प्रभावी रूप से अवशोषित करता है। यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल होती है ना, उसमें क्या होता है? नीली और लाल रंग की प्रकाश किरणों को अधिक प्रभावी रूप से अवशोषित करता है जिसमें भोजन का निर्माण होता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑटोमोस, यक्स और वाई गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर जो यहाँ पर गुणसूत्र यहाँ पर यक्स और वाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर मनुष्य में जो लिंग निर्धारण द्वारा नियंत्रित करते हैं, यहाँ पर किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? यहाँ पर यक्स और वाई। ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर यक्स और वाई गुणसूत्र से। यहाँ इसकी व्याख्या में क्या बताया? मनुष्य में लिंग निर्धारण यक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। महिला में क्या होता है? यक्स होता है और पुरुषों में क्या होता है? यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर जो जोड़े होते हैं, यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर 23 जोड़े होते हैं। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 46 हो गए। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? यहाँ पर 46 होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने बायोलॉजी क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने कराया। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और बहुविकल्पी प्रश्न भी हमने जितने भी क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और जिसको ना समझ आंसर कमेंट कर सकता है। थैंक यू। आज से सर हम यही सवाल करते हैं।